जितने भी माय डियर हैं, आप लोग बिहार स्टाफ नर्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको पता है कि मैं डेली जो है सुबह जो है 8 बजे आपको जो है लाता हूँ। डेली के डेली सुबह 8 बजे जो है आपका थ्योरी और कॉन्सेप्ट का वीडियो आता है, ठीक है। जो 7 बजे आता था, तो बहुत लोग का डिमांड था कि 7 बजे ज़्यादा जो है सुबह होता है, 8 बजे लाइए। तो ठीक है, 8 बजे आपका डेली आएगा। और उसके बाद जो है आपका शाम में 6 बजे जो MCQ आता है 50, वो तो आएगा ही आएगा। ओके, चलिए यहाँ पे आज हम लोग जो है यह 13वां नंबर का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखते हैं। देखिए, अगर आपको जॉब लेना है, ठीक है, कंपटीशन फाइट करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपको थ्योरी जो है बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में जाएंगे, वहाँ पे थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, आपसे अलग तरीके से आप जानते रहेंगे लेकिन घुमा के पूछ देगा। तो जब तक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी तब तक दिक्कत होगा। एग्ज़ाम में आपको कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ऑप्शन 1 दे देगा, 2 देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। फिर दे देगा ऑप्शन 1 में 1 2 सही है, 2 में दे देगा 2 3 4 सही है, 3 में दे देगा 1 और 4 सही है, और 4 में दे देगा इनमें से कोई जो है नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप नहीं पढ़े रहेंगे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे थ्योरिकल टाइप। ओके, चलिए आज का 13वां नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। कहता है स्पाइनल कोड की लेंथ जो है लगभग कितनी होती है। देखिए, जो स्पाइनल कोड होता है, जो आपका स्पाइनल कोड जो होता है, यह CNS का भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल होता है। इसका लगभग भाग जो है 45 सेंटीमीटर होता है स्पाइनल कोड। यह रस्सी नुमा संरचना होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्किन में पाई जाने वाली जो श्वेत ग्रंथियाँ होती है, मीन्स जहाँ से पसीने का निकलता है, शरीर के तापमान को रेगुलेट करने से संबंधित है। सबसे पहले समझिए, स्किन में जो पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियाँ है, पसीने की ग्रंथि है, वह शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है, ठीक है। सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है निम्न में से, तो टाइलिन आपका राइट आंसर होगा। दे देगा पेप्सिन, एमाइलेज और टाइलिन, ठीक है ना, तो आपको टाइलिन राइट है। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, स्किन में पाई जाने वाली जो सेबेसियस ग्रंथियाँ है, सीबम का जो है सिक्रेशन करता है। ध्यान रखिएगा, सीबम का सिक्रेशन कौन करता है, सीबेसियस ग्रंथियाँ, सीबेसियस ग्लैंड्स, जो स्किन में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, मानव की त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करती है। कहने का मतलब है कि मानव की जो इसकी त्वचा है विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे ग्रसिका ओसोफेगस ग्रसनी को अमाशय से जोड़ता है। ग्रसिका जो होता है वह ग्रसनी को अमाशय से जोड़ता है। कहने का मतलब है ऊपर में ग्रसनी और नीचे में पेट अमाशय का भाग, और इन दोनों को जोड़ता है तो ओसोफेगस कहलाता है। 7वां है, एडल्ट में अस्थाई दांतों की संख्या जो है 32 होती है, और बच्चे में अस्थाई का कितना होता है, 20 याद रखिएगा, ठीक है। दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्टोमक में पाई जाने वाली चिफ कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन और प्रोरैनिन का सिक्रेशन करती है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमाशय में पाई जाने वाली जो चिप कोशिका है या जाइमोजन कोशिका जो है, यह पेप्सिनोजन और प्रोनैन का सिक्रेशन जो है करती है। ध्यान रखिएगा, ये दो याद रखिएगा, पेप्सिनोजन एंड प्रोरैनिन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, जठर रस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टोमक में होता है। स्टोमक में होता है तभी तो भोजन पचेगा ना, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टोमक में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस का माध्यम अत्यधिक अम्लीय होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वह अत्यधिक एसिडिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाइल क्षारीय होता है। जो पित्त होता है ना बाइल, वह क्या होता है, क्षारीय होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पित्त जो है किस प्रकृति का होता है, अम्लीय, क्षार, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो क्षारीय। ओके, जबकि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, अम्लीय होता है, याद रखिएगा। आगे है, हेमरस ऊपरी पाद यानी अपर लिम्ब में पाई जाने वाली बोन है। अपर लिम्ब मतलब होता है ऊपरी अंग, तो ऊपरी अंग में हेमरस जो होता है यह हाथों में पाया जाता है, ठीक है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पता है आप लोगों का।
आहार नाल के भाग ग्रसिका ओसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ओसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। आगे है इलियम, छोटी आंत का जो है भाग है, आपको पता होगा, ठीक है। ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है, ठीक है। ये सबसे पहला भाग, मध्यम भाग और सबसे अंतिम भाग छोटी आंत का, ये तीन जो है भाग होता है, ठीक है। आगे है कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। कोलोन जो होता है बड़ी आंत का जो है भाग है आपका, ठीक है। आगे है थायराइड ग्रंथि, शरीर की लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि है, ओके। आगे है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 की कम सांद्रता भी मनुष्य में अस्थमा, एम्फाइसमा, ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर कम सांद्रता भी है तो मनुष्य में अस्थमा, एम्फाइसमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है। तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड से बिल्कुल बच के ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह कम सांद्रता में भी अगर हो जाएगा आपके बॉडी में तो श्वसन से समस्या उत्पन्न कर देगा। आगे है तो CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाती है तथा कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन यानी कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाती है। कहने का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक जो है प्रबलता से मिल जाता है, ठीक है ना। यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा जो है होता है, तभी तो बॉडी में ऑक्सीजन मिलता है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आपके हीमोग्लोबिन के साथ जो है मिलता है, ठीक है ना, तो वह अधिक ऑक्सीजन से ज़्यादा प्रबल हो जाता है और कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाता है। कहने का मतलब है आपका CO जब हीमोग्लोबिन से मिलता है तो कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बना देता है। आगे है यहाँ पे यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक अस्थायी पदार्थ होता है। रक्त में कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाने पर यह फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय आदि के समान कार्यों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि लोग जो है कहते हैं कि बच के रहो, कल कारखाने के ऐसे पदार्थ से बच के रहो जो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता हो, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है, यह आपके बॉडी में जाएगा और ब्लड से मिलकर 300 गुना जो है अधिक अस्थायी हो जाता है, जिसके कारण यह आपके फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय, समझ गए, इन सब को प्रभावित करता है। आगे है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पेड़ पौधे द्वारा कम की जाती है। हाइड्रोकार्बन मनुष्य के लिए कैंसर जन्य होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन जो होता है मनुष्य के लिए कैंसर वाला होता है, कैंसर पैदा करता है। नेक्स्ट है लेड युक्त यानी सीसा युक्त वायु में श्वसन की क्रिया करने से व्यक्ति में थकान, मांसपेशियों तथा संधियों, ज्वाइंट में दर्द, एबनॉर्मल पेन, डायरिया, मुंह में अरुचिकर स्वाद का आना ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे वातावरण में लेड जो होता है सीसा, उसका जो है ज़्यादा जो है मात्रा है, तो आप उसका श्वसन करेंगे वातावरण से तो वह आपके बॉडी में थकान, मांसपेशी, संधियों में दर्द, एबनॉर्मल पेन और डायरिया जैसे आपको समस्या उत्पन्न करेगा और तमाम जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे है पोल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा के इंस्पायरेशन से यानी श्वसन के कारण नाक एवं गले में जलन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसमा जैसी श्वसन समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। यानी अब प्रदूषित हवा को कोई अपने श्वसन के जरिए लेगा तो गले में जलन, नाक में जलन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसमा जैसी श्वसन की बीमारियां होती है, ठीक है। आगे है पोल्यूटेड एयर जो है कार्सिनोजेनिक जो है आपके होते हैं, जो प्रदूषित हवा है यह कार्सिनोजेनिक, ठीक है, होता है, ओके। आगे है यहाँ पे डिप्थीरिया तथा बैक्टीरिया बोर्नी कम्युनिकेबल डिजीज है जो कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। देखिए मैं बता दूं, डिप्थीरिया जो होता है जिसे हम लोग DPT
डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस कहते हैं। तो इसमें जो डिप्थीरिया है यह एक बैक्टीरियल यानी जीवाणु से होने वाला एक संचारित रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। और यह जो है कॉर्डिनम बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। आगे है बच्चों में डायरिया के उपचार हेतु ORS का यूज किया जाता है। समझ लीजिए, बच्चे में जो डायरिया होता है इसको कम करने के लिए ORS का यूज करते हैं। आगे है ORS का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। आगे है ORS के एक पैकेट को 1 लीटर पानी में घोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस सॉल्यूशन को 24 घंटे तक प्रयोग में लिया जाता है। 24 घंटे के बाद बचे से सॉल्यूशन को फेंक दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार नया सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ORS का एक सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे तो कितना देर तक यूज कर सकते हैं, तो विद इन 24 आवर, इसके बाद इसे फेंक देते हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS डायरिया से ग्रसित बच्चों में निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की रोकथाम करता है। ORS जो होता है बच्चों में निर्जलीकरण को दूर करता है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे फोटोथेरेपी, ठीक है ना। फोटोथेरेपी जो होता है अनकंजुनेंट यानी देख लीजिए अनकंजुगेटेड बिलुब्रिन को कंजुगेटेड बिलुब्रिन में परिवर्तित कर इसे बाहर उत्सर्जन में सहायता करता है। इस प्रकार यह सीरम बिलुब्रिन लेवल को कम करता है। अनकंजुगेटेड बिलुब्रिन का मतलब होता है कि जो भंगुर जो है नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रकाश में पड़ता है तो इसे भंगुरित कर देता है, तोड़ देता है, तो वह बन जाता है कंजुगेटेड बिलुब्रिन। और कंजुगेटेड बिलुब्रिन जब हो जाता है, जब पिघल जाता है, टूट जाता है, तो वह जो है उत्सर्जन के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो बिलुब्रिन बढ़ता है बच्चे में तो जाके जो है यह जॉन्डिस का रूप लेता है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। मसूड़ों से खून आना, घाव का देरी से भरना, एनीमिया आदि विटामिन सी की जो है कमी का लक्षण है, ठीक है। तो याद रखिएगा विटामिन सी में मसूड़ों से खून आना, घाव देरी से भरेगा और ये सारी चीज़ जो है आपके होते हैं। आगे है देख लीजिए यहाँ पे वृद्धि और विकास दोनों शब्द भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न अर्थ भी है। बॉडी साइज में बढ़ोतरी, लंबाई में बढ़ोतरी, ठीक है, वजन में बढ़ोतरी, ये सब वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन विकास जो होता है काम करने की क्षमता, समझ गए, कैपेबिलिटी, सोच शक्ति, ये सब में जो है भिन्नता होना जो है विकास कहलाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझिए। आगे है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर वजन का बढ़ना वृद्धि का उदाहरण है, ठीक है, जबकि किसी कार्य करने को सीखना विकास कहलाता है। मैंने गत्यात्मक सीखना, समझ गए, बोलने का जो है प्रैक्टिस होना, उसके बाद आपका हो गया सोचन शक्ति, दिमाग जहाँ पे अप्लाई होगा वो विकास का हो जाएगा, और जहाँ पे बॉडी में आपको डिफरेंट दिखेगा वो आपका हो जाएगा वृद्धि, समझ गए। यहाँ पे नेक्स्ट है देख लीजिए। और जब शरीर का सीरम सोडियम लेवल, सोडियम मतलब क्या होता है Na, ठीक है, Na, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में सारे सोडियम जो है पोटेशियम कैल्शियम ये सब चीज़ें जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में होता है। तो जब शरीर का सीरम लेवल 135 mEq/L से कम हो जाता है तो यह स्थिति हाइपोनेट्रेमिया कहलाती है। कहने का मतलब है सबका लेवल है, हमारे बॉडी में सबका लेवल बनाया गया है, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, इन सब का जो है लेवल बॉडी में बनाया गया है कि कौन कितने लेवल में शरीर के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट में आपका बॉडी में सीरम लेवल सोडियम के लिए 135 mEq/L से कम होता है तो इसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो का मतलब होता है कमना, ठीक है, हाइपो मतलब कमना, और नेट्रेमिया Na है ना, Na से शुरू है ना, मतलब यह सोडियम, हाइपर नेट्रेमिया रहता तो सोडियम का बढ़ना, और हाइपोनेट्रेमिया है मतलब जो है सोडियम का कमना। कब कमेगा? जब 135 से कम जो है रेंज होगा तो, ठीक है। इसी प्रकार से सीरम सोडियम स्तर
अगर 145 MEQ पर लीटर से अधिक हो तो यह स्थिति को हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। मैंने बता दिया 135 से कम होगा तो यह हाइपो में चला जाएगा, और 145 से अगर ज़्यादा होगा तो यह जो है हाइपर में चला जाएगा, नेट्रेमिया। ओके, आगे है समान सीरम जो कैल्शियम लेवल होता है, कैल्शियम 9 से 11 mg प्रति डेसीलीटर का होता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी में जो सीरम कैल्शियम का जो लेवल होना चाहिए 9 से 11 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। इतना रेंज में है तो आपके बॉडी में कैल्शियम ठीक है। जब यह स्तर 9 mg प्रति DL से कम होता है तो यह स्थिति हाइपोकैल्सेमिया कहलाता है, ठीक है। हाइपोकैल्सेमिया, समझ रहे हैं। देख लीजिए, हाइपो और CAL है मतलब कैल्सेमिया। हाइपो मतलब कम और कैल्सेमिया मतलब कम। तो जब आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल 9 से कम जाए तो हाइपोकैल्सेमिया, और जब 11 से बढ़ जाए, अधिक हो जाए तो हाइपर कैल्सेमिया होता है, समझ रहे हैं। और चीज़ें समझ लीजिए, नॉर्मल कब होता है, 9 से 11 के बीच में आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल है तो ठीक है। अब कैल्शियम लेवल कमता है तो आपको शरीर में झुंझुनाहट, वीकनेस भी हो सकता है, ठीक है ना। हड्डी में दर्द हो सकता है, ओके। उसके बाद आपका बाल टूट सकता है, तमाम जो है समस्या आपके कैल्शियम के कमी से होता है। ये चीज़ समझ गए। आगे है पोटेशियम, सीरम पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग कैसे सूचित करते हैं आपको पता है। तो पोटेशियम स्तर हमारे बॉडी में 3.5 MEQ पर लीटर से कम हो जाता है तो यह स्थिति हाइपोकैलेमिया कहलाता है, ठीक है। यानी नॉर्मल आपके बॉडी में नॉर्मल आपके बॉडी में 3.5 से लेकर 5 तक आपके पोटेशियम है तो ठीक है। अगर 3.5 से कम गया तो हाइपोकैलेमिया, 5 से ज़्यादा हो गया तो यह स्थिति आपको हाइपरकैलेमिया कहलाता है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया, देखिए हाइपोकैलेमिया मतलब होता है हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम के से सूचित करते हैं तो कैलेमिया हो गया यहाँ पे, और सिर्फ लगा देना है हाइपो और हाइपर, ठीक है। याद करना आसान है। CA था तो कैल्सेमिया, Na था तो नाइट्रेमिया, ठीक है, सोडियम को। उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम है, के से सूचित करते हैं तो यहाँ पे कैलेमिया हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3.5 MEQ पर लीटर से कम हो जाएगा तो यह स्थिति हाइपोकैलेमिया, और 5.1 से अधिक हो जाएगा तो यह स्थिति हाइपरकैलेमिया। ये सब रेंज भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। आगे है सर्जरी का समय निर्धारित हो जाने से लेकर रोगी को ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पूर्व उसे देखभाल प्रदान की जाती है। वह शल्य क्रिया पूर्व देखभाल प्री ऑपरेटिंग नर्सिंग केयर कहलाती है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब सर्जरी फिक्स हो जाए कि हाँ सर्जरी होना है तो सर्जरी होने से पहले और ऑपरेशन थिएटर से ले जाने से पहले, ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले जो भी देखभाल प्रदान की जाती है वो सब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में आता है, ठीक है ना। ब्रेस्ट टेस्टिकल के आसपास फ्लूइड का असमान रूप से जमा हो जाना हाइड्रोसिल कहलाता है। हाइड्रोसिल में होता यह है कि जैसे ये स्क्रोटम है, अंदर टेस्टिज है, इसके आसपास जल भर जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है, तो इससे ही हम लोग जो है हाइड्रोसिल कहते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में पाए जाने वाला सबसे समान कैंसर है। जिस प्रकार से महिलाओं में सबसे समान कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है, उसी प्रकार से जो है आपको मेल में प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन होता है, ओके। आगे है एक या दोनों वृषणों टेस्टिज का इन्फ्लामेशन ऑर्काइटिस कहलाता है, समझ रहे हैं। एक या दोनों वृषणों टेस्टिज का इन्फ्लामेशन ऑर्काइटिस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। एक या दोनों वृषण में अगर इन्फ्लामेशन हो तो उसे ऑर्काइटिस कहते हैं। आगे है बेहोशी अनकॉन्शियस, वह असमान। देखिए समान होता है तो नॉर्मल होगा, असमान होगा मतलब वह नॉर्मल स्थिति नहीं है। तो बेहोशी एक असमान स्थिति है जिसमें व्यक्ति में स्वयं एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है। जागरूकता का अभाव मतलब वह चीज़ों को नहीं समझ पाता है, ठीक है ना। खुद के प्रति या पर्यावरण में क्या आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज़ से अवेयरनेस नहीं होता है उसमें। लंबे समय तक रहने वाले बेहोश की स्थिति स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियस को कोमा कहते हैं। लंबे समय तक अगर बेहोशी व्यक्ति रह जाए
तो उसी को बोलते हैं कि कोमा में व्यक्ति चला गया है। ठीक है ना। आगे हैं, किसी बाहरी तत्व एंटीजन के प्रति शरीर के इम्यून तंत्र का अक्रियाशील हो जाना अति संवेदनशीलता कहलाता है। कह रहा है किसी बाहरी तत्व, यानी बाहरी तत्व कोई भी एंटीजन जो बॉडी में आपको घुस गया, उसके प्रति अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अनएक्टिवेट है, मतलब अति क्रियाशील है, सॉरी यहाँ पे अति क्रियाशील है, हो जाना अति संवेदनशीलता, जैसे नहीं कहता है कि इससे हमारा बॉडी बहुत सेंसिटिव है, इस चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब उस चीज़ से व्यक्ति का जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इम्यून सिस्टम उसके लिए, तो ही हाइपर सेंसिटिविटी कहलाता है। ठीक है ना। अति क्रियाशील मतलब उस चीज़ के लिए आपका बॉडी बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट करने लगा है, तो ही हाइपर एक्टिविटी हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अच्छे जानकारी दे दिया, थ्योरी कर दिया। अब उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।